Hello everyone, a very good morning all of you. Let's start. हमने जो सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस कर लिए हैं न्यूमेरिकल, उसी न्यूमेरिकल सीरीज में हम लोग जो है आज करने वाले हैं ऐसा सब्जेक्ट जिसके सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो है वो पेपर में आए हैं, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सब्जेक्ट ही न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड योर सूम। तो सूम में बच्चों सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो पूछे गए, लेकिन रिपीटेड हैं थोड़े से, एक जैसे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। मतलब मैं कितना भी फिल्टर आउट कर लूं फिर भी उसी तरह के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा जो है वो पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ अभी तक हमने देखा है कि 30-35 न्यूमेरिकल करके हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ के लिए ऐसे हैं जो 60-70-80-90-100 न्यूमेरिकल्स भी पिछले प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो उसमें से कुछ कट आउट करके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो उनको सॉल्व करते हैं सूम में और फटाफट स्पीडली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो रेडी हैं सभी लोग? तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ अ मटेरियल हैज न्यूमेरिकली द सेम वैल्यू फॉर इट्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस, अगर किसी मटेरियल की बल्क मॉडुलस और रिजिडिटी की वैल्यू जो है वो सेम है, तो ऐसे में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अब नाउ यू नो दैट द डिफरेंट फॉर्मूलाज, डिफरेंट रिलेशनशिप, ये क्या क्या हम लोग लगा सकते हैं, है ना। इलास्टिक कांस्टेंट की रिलेशनशिप आपको पता है, इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू होता है, ठीक है। और e इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू होता है। और साथ साथ आप e इज इक्वल टू 9kc अपॉन 3k प्लस c ये भी करते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा मैंने आपको म्यू की भी रिलेशनशिप बताए हैं, आपको याद होगा तो म्यू का भी मैंने एक रिलेशनशिप बताया था, वही लगेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई नहीं है, तो जो मैंने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करके बताया था वो आपको याद रखना है। अगर याद नहीं है तो मैं फिर निकाल के बता रहा हूँ, लेकिन आगे से याद रखिएगा। क्या बताया था तो मैं वापस निकाल के बता रहा हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं पूरा यहाँ से उनको थोड़ा पता चल जाए कि क्या निकाला था। तो आपको बता दो बच्चों, 2g 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हमने म्यू की वैल्यू निकालनी आपको बताई थी, ऑलरेडी याद करवाई थी। तो दैट विल बी 2g प्लस 2g म्यू 3k माइनस 6k म्यू। तो यहाँ से हमने कहा था म्यू को कॉमन ले लीजिए आप, म्यू को कॉमन ले लीजिए आप। तो म्यू को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 6k प्लस 2g और इधर बचेगा 3k माइनस 2g। तो 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g, ये ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे बच्चों, तो फिर आपको यही आसानी होगी कि आप सीधा लगा पाएंगे। तो मैंने ऐसे रिलेशनशिप आपको बताए थे कि 1 2 3 4 ऐसे रिलेशनशिप आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे, क्योंकि अगर हम ये लगाते हैं तो आप देखिए अब कितना आसान हो जाता है। अब k और g जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब 3 माइनस 2 मतलब 1, 6 प्लस 2 मतलब 8। तो दैट आंसर विल बी 1/8 और 1/8 विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 0.12 के आसपास, 0.1 क्लियर है, 0.125। तो दैट इज डी विल बी दी करेक्ट आंसर, 0.125। बताइए समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को भी? कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट रिलेशन याद रखो, नहीं तो ये सब करने में टाइम वेस्टेज होगा और गलतियां होने के चांसेस भी होंगे। तो 3-4 रिलेशनशिप आपको याद रखने ही पड़ेंगे, 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब देखो बच्चों, बहुत ज्यादा ये इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशंस पे न्यूमेरिकल आए हैं आपके पास, ठीक है ना। तो रिलेशन जितने शॉर्टकट्स रिलेशंस याद रख सकते हो उतना याद रख लो। वो आपका देखो कर तो सब लेंगे, लेकिन वो आपका टाइम बचाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है व्हाट इज ई बाय जी, आपको पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है सिर्फ म्यू, अब सेम वही चीज करनी है, म्यू पता है ना, सेम वही चीज करनी है, ई बाय जी म्यू पता है, लेकिन अब सीधा रिलेशन आप लगा सकते हो, ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। अब आपको पता है ई बाय जी निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस, और म्यू कितना है 0.25। तो नाउ सॉल्व इट, ई बाय जी यहाँ से आ जाएगा आपका, दैट इज विल बिकम 1.25 इंटू 2 दैट इज 2.5। 2.5 इज द करेक्ट आंसर, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? बस इनमें जो गलतियां हो सकती हैं वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स है बच्चों, उसको ध्यान रखें, थोड़ा सा अवॉइड करें, ध्यान से करें, ठीक है।
सोम में कभी कोई समस्या आती नहीं, मतलब सोम और कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे कर देने चाहिए आपको कि मैकेनिकल के अगर 13-14 सब्जेक्ट भी हम माने तो 13-14 सब्जेक्ट में आपके कम से कम 8 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जो आपका क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी चीज। क्लियर है? बताइए कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? नहीं ना? चले आगे। चले, A metal flat 14 mm 40 mm wide 10 mm thick section and 2 mm length। एक मेटल फ्लैट है जो 40 mm वाइड है 40 mm, ठीक है, 10 mm थिक है और 2 मीटर लेंथ है। तो 2 मीटर लेंथ है, 2 मीटर लेंथ है, 40 mm थिकनेस जो है वो आपकी है 10 mm की, और जो वाइड है वो है आपका दैट इज 40 mm, ठीक है। ये आपके पास कोई मेटल का स्ट्रिप है या फ्लैट प्लेट है। अंडर एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 40 किलो न्यूटन, हम इसमें कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं 40 किलो न्यूटन का, ठीक है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड 40 किलो न्यूटन का। इफ कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ इज 1 mm, जो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कम हो रही है लेंथ, वो 1 mm है, तो इंक्रीज इन विड्थ, और जो विड्थ इंक्रीज कर रही है, विड्थ को हम बोल देते कुछ भी b बोल देते, इज 0.006 mm, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो? पॉइसन रेशियो आप सबको पता है बच्चों, पॉइसन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन होता है जो लेटरल वाली साइड में आया, मतलब b/b, और लॉन्गिट्यूडिनल होता है जो लेंथ वाली साइड में आया है। तो देखो डेल्टा एल भी आपको पता है, डेल्टा बी भी आपको पता है, आंसर सीधा सीधा आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए, डेल्टा बी आपको पता है विड्थ में 0.006 डिवाइड बाय ओरिजिनल विड्थ कितनी है? ओरिजिनल विड्थ जो है वो 10 mm है, 10 mm 40 mm है, 40 है, ठीक है, अपॉन टोटल लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या है 1 mm है, और ओरिजिनल लेंथ क्या है 2 मीटर है, मतलब 2 × 10³ mm है, 2000 mm। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, म्यू देख लीजिए कितना आ रहा है, बस यहीं से सॉल्व करेंगे हम म्यू को। देख लीजिए बच्चों कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल बिकम 0.006 डिवाइड बाय 40, 1 डिवाइड बाय 2000, तो ये आ रहा है बच्चों 0.3, 0.3 इज द करेक्ट आंसर, दैट विल बी 0.3। तो अगर हम देखें तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो देखा ना, सब कैलकुलेशन पे ही है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, इफ द रेशियो g/e का रेशियो जो है वो 0.4 है, तो बोल रहा है पॉइसन रेशियो क्या होगा। अब जो आपने भी थोड़ी देर पहले किया था वही करना है, ठीक है ना। आपने e/g इज 1 + म्यू निकाला था, अब इसी को उल्टा कर दो, g/e इज 1/2 1 + म्यू, ठीक है। अब इसी में आपको म्यू पूछ रहा है, ये आपको दे रखा है, तो ये रेशियो जो है आपको दे रखा है, दैट इज 0.4 इज 1/2 1 + म्यू, ठीक है। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हो 1 + म्यू इज 0.8, ठीक है, 1 + म्यू इज 1/0.8, 1 + म्यू इज 1/0.8, ऐसे आप कर सकते हो। तो म्यू इज 1/0.8 - 1, म्यू इज 1 - 0.8 इज 0.2/0.8, that will become 2 4 the 8, that is 0.25 is the correct answer। देखिए फटाफट कैलकुलेशन होती है, आंसर जो है वो निकल के आ जाता है। बताइए कोई समस्या? तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे बच्चों उतना फास्ट आप करेंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे जल्दबाजी में गलती कर भी दूँ तो सुधारी जा सकती है, आपकी गलती सुधारने का मौका आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए मेरी स्पीड पे ना चलें, या मेरे स्लो करूँ या फास्ट करूँ, उस पर ना चल के अपना एक एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करें, आंसर सही होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, क्योंकि देखिए अब जो सिनेरियो पेपर का चलता है, अब ज़्यादा प्रॉब्लम इसकी नहीं होती है कि सर टाइम नहीं मिला, ज़्यादा प्रॉब्लम हमेशा इसकी होती है कि गलत हो गए, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, स्पीड तो मेंटेन लगभग हो ही जाती है, बहुत ही कोई स्लो करेगा तभी दिक्कत आएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसी। क्लियर है? चलें आगे क्वेश्चंस में। A uniform straight rod is subjected to axial load, which of the following statement is correct? एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड है जिसमें हमने एक्सियल लोड लगाया, थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। It includes maximum shear stress on the transverse plane. It induces maximum normal stress on the plane at 45 degree. It introduces maximum shear stress on the plane inclined to 45 degree. अभी बच्चों आप सबको पता है कि कंबाइंड स्ट्रेसेस हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे शेयर स्ट्रेस के मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पे होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, किसी को हम खींच रहे हैं
तो उसकी जो शेयर स्ट्रेस होगा वो मैक्सिममली कहाँ लगेगा, एट 45 डिग्री। तो दैट विल बी करेक्ट आंसर। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बीच में आ गया गलती से, कोई बात नहीं। When a rod of circular cross section is fixed at one end and subjected to an axial load of 500 न्यूटन, एक रॉड है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की जो एक एंड से फिक्स है और दूसरे एंड पे जो है वो 500 न्यूटन का एक्सियल लोड है, ठीक है। द इलोंगेशन अंडर द लोड इज फाउंड टू बी 2.4 mm। तो जो इलोंगेशन आई है वो 2.4 mm है। What will be the amount of deflection under the same load if the dia of the rod is doubled and the length reduced to half? तो देखिए यहाँ डाया d है और l लेंथ है, तो कह रहा है कि अगर d डैश को हम डाया को डबल कर दें और l डैश लेंथ को हम हाफ कर दें, तो ऐसे केस में डिफ्लेक्शन जो है वो क्या होगा। तो यू ऑल नो दैट बच्चों कि डेल डेल l डैश इज इक्वल टू डेल l अगर हम निकालें ओरिजिनल से तो p l अपॉन a e ये जो है हमारा होता है, ये जो है हमारा होता है फॉर्मूला यूनिफॉर्म रॉड के लिए, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे मटेरियल सेम है तो E से E तो कट गया, ठीक है ना। लोड सेम है तो P से P भी कट गया, कुछ कैलकुलेट नहीं करना आपको, जस्ट यहाँ पे देखिए। तो ये आ गया हमारा L डैश अपॉन A डैश L अपॉन A, तो L डैश अपॉन A डैश इंटू A बाय L। तो अगर अब आप देखोगे तो लेंथ तो क्या कर दी हमने, लेंथ को हमने कर दिया हाफ, तो L बाय 2 हो जाएगा। और एरिया क्या होता है, डाया का स्क्वायर, तो डाया जो है हमारा ट्वाइस हो रहा है, दैट विल बी 2d का होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे d का स्क्वायर और ये लेंथ l है, तो l से तो l कट गया, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट गया, ये बचा 4, 4 टू जा 8, दैट विल बी 1/8, दैट विल बी 1/8। समझ में आ रही बात? दरवाजा बंद रखिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1/8। तो अगर हम देखें तो वापस आंसर क्या सही है यहाँ पे, तो दैट विल बी तो यहाँ पे हमारा 1.2, 0.6, 0.3। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा बस, क्योंकि एरिया हमारा लेंथ हाफ हो रहा है और वो हमारा ट्वाइस हो रहा है, तो रिड्यूस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, और डाया रॉड और डबल, तो डबल वाला तो 4 ही हो गया और ये हमारा 2, तो 1/8 ही यार रखिए। देखिए एक बार क्या गड़बड़ है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, चेक कर लीजिए एक बार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फटाफट फटाफट चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। अच्छा सॉरी, 1/8 ठीक आ रहा है, लेकिन हमें थोड़ी सी दिक्कत ये कर दी कि डेल्टा एल निकालना है, रेशियो नहीं निकालना है, तो इसको सही कर दिया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एल डैश अपॉन डेल्टा एल 1/8 आ रहा है ना, ठीक है। तो डेल्टा एल डैश निकालना ना हमें, तो ये भी तो मल्टीप्लाई होगा अभी 1/8 इंटू, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो डेल्टा एल जो है हमारा वो है हमारा 2.4, तो दैट विल बी 2.4 आसानी से हम कर सकते हैं, दैट 8 3 दैट इज 0.3, तो डेल्टा एल डैश इज इक्वल टू 0.3 mm, तो डेल्टा एल डैश हमारा हो गया 0.3 mm, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया? वेरी गुड, क्लियर है यहाँ पे सबको? बहुत अच्छा, ठीक है। चलें, a bar of 12 mm dia is tested on a universal testing machine and following area the following are the observation। तो गेज लेंथ आपको दी है, लोड एट प्रोपोर्शनल लिमिट दिया है, चेंज फिन लेंथ एट प्रोपोर्शनल लिमिट दिया है, चेंज इन डाया एट प्रोपोर्शनल लिमिट दिया है, तो सब कुछ दिया है प्लस रेशियो। वही बच्चों सेम चीज करनी है, प्लस रेशियो निकालना है। तो लेंथ में डेप्थ में कितना, डाया में कितना चेंज आया है, ठीक है ना। विड्थ या डाया लेते हैं यहाँ पे, तो इस केस में डाया है क्योंकि सर्कुलर चीज है, तो डाया बाय डाया का चेंज एज कम्पेयर टू लेंथ बाय लेंथ का चेंज, यही हुआ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो बस अब आपके सामने है यहाँ पे कि चेंज इन लेंथ जो है वो ये है और चेंज इन डाया जो है वो ये है, तो हम आसानी से कर सकते हैं, दैट इज 0.0025 डिवाइड बाय ओरिजिनल डाया इज 12 mm,
ठीक है, और लेंथ जो है वो चेंज है 0.2 एंड ओरिजिनल लेंथ इज 200 mm। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए, म्यू का वैल्यू निकाल दीजिए कितना आ रहा है फटाफट, कोई ऐसी समस्या नहीं। कितना आ रहा है? दैट इज 0.2083। तो 0.2083 इज द म्यू की वैल्यू, 0.208 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो बच्चों अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट चैप्टर में से, जो स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस चैप्टर होता है हमारा, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? चलिए अगला था, यंग मॉडुलस एंड थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ स्टील रॉड ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड लेंथ 2 मीटर। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील रॉड। तो यंग मॉडुलस जो है हमारा स्टील रॉड में जो है हमारा वो कितना है? 288 मेगापास्कल, 288 मेगापास्कल। ठीक है, और जिसकी रॉड की डाया जो है वो 2 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो 2 मीटर है। ओके, ठीक है, ठीक है। और टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस तक जो है हम हीट करें एंड द रॉड हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का वैल्यू निकालिए। तो सिंपल है बच्चों, हमें थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू पता है कितना है। देखिए उसने ये दिया है, देखिए मॉडुलस एंड थर्मल स्ट्रेस, ओके दोनों दिया, यंग मॉडुलस एंड थर्मल स्ट्रेस। तो 288 जो है वो थर्मल स्ट्रेस है बच्चों, और यंग मॉडुलस दिया है उसने 200 गीगापास्कल। तो बस अब आसानी से, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्मल स्ट्रेस दिया है तो ई अल्फा डेल्टा टी लगाइए और अल्फा की वैल्यू निकालिए, ई अपॉन ये ई सिग्मा टी अपॉन ई डेल्टा टी। कोई समस्या ही नहीं, बस यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालिए। सिग्मा टी आपको पता है दैट विल बी 288 मेगापास्कल। तो इसको मेगापास्कल में रहने दीजिए, ई गीगापास्कल है, इसको गीगापास्कल में कन्वर्ट कर दीजिए। और डेल्टा टी आपका 150 माइनस 30 है तो 120 डिग्री सेल्सियस रहने दीजिए। बताइए कोई समस्या है इसमें? कुछ भी नहीं, बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। अल्फा की वैल्यू निकाल दीजिए कितनी आ रही है। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू निकाल दीजिए कितनी आ रही है यहाँ पर, सॉल्व इट। ये बहुत कम वैल्यू आ रही है, मतलब 0.00012 करके कुछ आएगी, तो काफ़ी कम वैल्यू है, 10 की पावर -5 में ही जा रही है लगभग। थ्री बाई 25 वही 1.2 इंटू 10 की पावर -5, 1.2 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। जब भी बच्चों ऐसा कुछ आए ना, थोड़ा ध्यान रख लो, पहले ऑप्शन में जो 10 की पावर -5 उसको अलग कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे अलग नहीं करोगे, जैसे 3 और ये 10 की पावर -5 अलग कर लो, फिर इसे सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, जब कैलकुलेटर या ऐसी चीज से आप देखो 0.00000 ही आएगा आंसर, तो आपको लगेगा आंसर तो 0 ही है। ठीक है ना, तो इसीलिए इतने हिस्से को जो सॉल्व होने वाला हिस्सा है उसे अलग कर लो और 0 की पावर्स को अलग कर लो। ठीक है, तब जो है वो आंसर ज्यादा सही आएगा। क्लियर है? तो अगर हम देखें तो 1.2 इंटू 10 की पावर -5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज ए विल बी द करेक्ट आंसर। अ शील्ड रॉड ऑफ ओरिजिनल लेंथ, स्टील रॉड जिसकी ओरिजिनल लेंथ है 200 mm एंड फाइनल लेंथ है दैट इज 200.2 mm। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सियल टेंसाइल लोड है 20 किलोन्यूटन। आपको तो व्हाट विल द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द रॉड, स्ट्रेन निकालना है। तो सिंपल है बच्चों, स्ट्रेन निकालोगे तो क्या करोगे, दैट इज डेल्टा एल निकालना है आपको। स्ट्रेन, अच्छा स्ट्रेन निकालना, सॉरी इलॉन्गेशन, स्ट्रेन निकालना है। तो यू नो दैट कि स्ट्रेन कैसे निकलेगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू निकलेगा आपका पी एल सॉरी डेल्टा एल अपॉन एल से, है ना। तो कैसे भी निकाल लो, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। मेरे को लगता है इनकी तो जरूरत भी नहीं है लोड की, आप सीधा ही निकाल लो। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ बाय 200 और ये तो 0.2 mm आ गया अपॉन डेल्टा एल अपॉन लेंथ जो ओरिजिनल 200 है। तो क्या ही इसमें करने को मेरे को लगता है कुछ है नहीं, बहुत आसानी से आप जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, दैट इज 0.001 इज द करेक्ट आंसर, सिंपल। इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए
अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल बार एरिया 700 mm स्क्वायर है, सब्जेक्ट टू एन एक्सियल लोड एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द आरएस सेक्शन। अब देखो इस सेक्शन में वैल्यू पूछ रहा है, तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि अगर पहले सेक्शन में पूछे कभी भी स्ट्रेस या लास्ट सेक्शन में, आपको कोई लोड नहीं निकालना। लास्ट सेक्शन का पूछ रहा है, सीधा लोड लगा के आंसर निकाल लो। पहले सेक्शन का पूछ रहा है, सीधा आपको लोड कैलकुलेशन करनी है जब बीच का पूछेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले में आप इसको लोड लेंगे और लास्ट में आप इसको लोड लेंगे, खत्म। अब देखो लास्ट है, आरएस सेक्शन में स्ट्रेस पूछ रहा है कि कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आरएस सेक्शन में लोड क्या है, यही होगा, चाहे बीच में कुछ भी लग रहा हो, यही लोड होगा 21 × 10⁻³ न्यूटन अपॉन, तो P अपॉन A होता है, एरिया 700 mm स्क्वायर है। आंसर किस में चाहिए, मेगा पास्कल में चाहिए, तो ये न्यूटन में होना चाहिए, ये mm स्क्वायर में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो 700 that will be 7 3 is 21 और 2 0 में से ये कटे, that will be 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब 30 मेगा पास्कल। खत्म। बहुत आसानी से जो है वो आंसर आ जा रहा है, तो इसलिए इसमें ये नहीं कि देखा ऐसा क्वेश्चन और सबसे पहले कैलकुलेट करने लगे लोड कितना कितना लगेगा, जरूरत ही नहीं है। अगर फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है तो जरूरत ही नहीं है लोड कैलकुलेशन की, आप सीधा सीधा आंसर करें, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखें, क्योंकि इसको अगर मैं अलग अलग भी आपको समझाऊंगा किसी क्वेश्चन के लिए, तो पी क्यू में लग रहा है 63 किलो न्यूटन, ये तो इधर भी यही लगेगा 63 किलो न्यूटन ऐसे, ठीक है ना। और ऐसे ही सेम आर एस की अगर हम बात करेंगे, तो आर एस में लग रहा है जब साफ यहाँ पे 21 का कंप्रेसिव, तो यहाँ कुछ अलग नहीं हो सकता, 21 का कंप्रेसिव ही लगेगा। अब बस बात आती है क्यू आर की, अगर क्यू आर पूछ लेगा कल के दिन पे, तो वहां आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वहां देखिए, वहां कहीं से भी कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ 35 है, उधर क्या है, उधर 63 है, तो 35 और 63 है ना, तो कितना आ जाएगा माइनस करें 28, तो ये हो जाएगा 28, तो इधर भी 28 ही लेगा। और अगर आप सॉल्व करोगे तो 49 और 21 को माइनस करोगे 28 ही आएगा। तो ये बस कैलकुलेट करना पड़ा बीच का, तो ये पूछा ही नहीं था तो हमें करना ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। What will be the change in length of a steel bar having a square cross section of a dimension 40 and 40 which is subjected to an axial compressive load of टूटना, if the length of the bar is 4 meter and the motor velocity is इतना 250 GPa। देखिए सिंपल सा है यहाँ पे भी फंडा, ठीक है, आपको सब कुछ दे रखा है उसमें, आपको सिर्फ इलोंगेशन निकालना है कि वो कह रहा है the length of the bar इतना which is subject to an axial compressive, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ का सीधा सीधा फॉर्मूला बच्चों PL/AE, और सब कुछ उसने आपको दिया हुआ, ठीक है। क्या क्या देखो, फिर से देखो, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 40 × 40, तो सीधा पुट कर दो 40 × 40, ठीक है। विच इज सब्जेक्ट टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड 250, तो कंप्रेसिव लोड है वो 250 × 10⁻³ है इनटू, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द बार इज 4 मीटर, तो 4 × 10⁻³ लेंथ हो गई। मॉडल वेलोसिटी 250 GPa, तो इनटू 250 × 10⁻³ मेगापास्कल हो गया। बस अब न्यूटन और mm में सब कुछ है, आंसर डेल्टा एल निकाल लीजिए कितना आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो नया आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, सॉल्व करने की दिक्कत नहीं है। 250 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ कट गया, 4 × 10⁻³ तो 2 0 से 2 0 कट गए, 4 से 4 कट गया, तो बचा क्या अपने पास, एक 10 बचा है, एक 4 बचा है, ठीक है ना। तो 10/4 बचा है और कुछ भी नहीं, तो आप 2.5 वहां से आंसर जो है वो आसानी से निकाल सकते हो, तो दैट विल बिकम 2.5। तो ये सब कैलकुलेशन हुआ है बच्चों जो कैलकुलेटर के बिना ही हो जा रही है सारी कैलकुलेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। और खासकर हमेशा ध्यान रखो, अगर आपके पास पेपर में कैलकुलेटर नहीं है जहाँ, वहाँ हमेशा सारी वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करो। टुकड़ों में सॉल्व करोगे तो दिक्कत ये होती है कि बार बार करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ रखने में हो सकता है पुट करते ही सब जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए अगला, स्टील रॉड हुज डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन हमने किया था, 30 × 150, डाया इतना है, लेंथ इतनी है, अल्फा दिया है और ई दिया है। इफ द रॉड हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अब देखो रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन मतलब पूरा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो बोल रहा है थर्मल स्ट्रेस कितना होगा। अब पूरा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो आपको पता है थर्मल स्ट्रेस ये वाला केस होता है जब पूरा रेस्ट्रिक्शन है। तो बस अब ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, आंसर निकाल दीजिए कितना आ रहा है। सब वैल्यूज तो पता ही नहीं है, वैल्यू पुट करनी है बस और आंसर निकाल दीजिए कितना आ रहा है। 288 मेगा पास्कल जो है वो आंसर आ जाएगा आपका।
क्लियर है, सब कुछ पता किया बच्चों। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस इन द रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना कैरिंग एन एग्जैक्ट टेंसाइल। तो बच्चों सिंपल टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, P आपको पता है, A आपको पता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आ रखे हैं बच्चों, रिपीटेड आ रखे हैं, बहुत आए हैं क्वेश्चन, तो इनमें मेरे को नहीं लगता अब कोई समस्या आपको है। बस यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएंगे। The elongation of steel bar having a square cross section of, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से जितने आ रखे हैं क्वेश्चन हर तरह के, ठीक है, थोड़ा सा भी डिफरेंस है अगर क्वेश्चन में, सब ले लिए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर को मैं पहले पूरा करा दे रहा हूँ, इसीलिए सेशन जो है मैं इस फॉर्म में डाल रहा हूँ ताकि आप जल्द से जल्द कर सकें। अगर हम एक एक क्लास करके करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो फटाफट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन डाल देता हूँ ताकि सोम जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन है, इलोंगेशन इन अ स्टील बार हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना इज 2.5 mm। तो इलोंगेशन दी है हमें, डेल्टा एल दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, इट्स सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड P इफ द लेंथ ऑफ द बार इज 4, और ये तो बताओ आपको P क्या होगा। सिंपल, तो डेल्टा एल दिया है, PL अपॉन AE लगाना है और P निकालना है। सब कुछ दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, P निकालना है। फिर से कोई समस्या नहीं है आपको, सीधा आंसर सीधा निकाल लोगे कैलकुलेट करके, दैट विल बिकम 250 किलो न्यूटन। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है, अब मैंने करा दी इस तरह के सभी क्वेश्चन, तो आप कर ही लोगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस वेलोसिटी द पॉइजन रेशियो जितना है ना, एंड मॉडुलस वेलोसिटी। तो GGT दिया है, म्यू दिया है, G दिया है और म्यू दिया है, और आपको पूछ रहा है E क्या होगा। E is equal to 2G1 plus म्यू से निकाल लोगे बच्चों, सीधा सीधा ही है आंसर। तो E का वैल्यू यहाँ से निकाल के बता दो कितना है, सीधा सीधा आंसर लग रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है। E का वैल्यू आ जाएगा 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर के आसपास, ठीक है, दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। अ स्टील रॉड हुज डायमीटर इज इतना, लेंथ इतना, एक्सपीरियंस हीटिंग इतने से इतना, टेम्परेचर थर्मल एक्सपेंशन इतना। ये सेम क्वेश्चन ही है, कुछ 288 मेगापास्कल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, वैल्यू ऑफ, बस देखो सेम क्वेश्चन है, उसमें कभी किसी साल E पूछ लिया, किसी साल उसमें सिग्मा पूछ लिया, किसी साल उसमें अल्फा पूछ लिया, कुछ भी, मतलब कोई भी चीज एक ना एक वो पूछ लेगा, फॉर्मूला बार बार वही है, सिग्मा T इज इक्वल टू E अल्फा डेल्टा T। बस इस बार E पूछ दिया उसने, तो E आप निकाल लोगे सेम इसी फॉर्मूले से। तो E इज इक्वल टू आपका 200 गीगा पास्कल जो है वो आ रहा है। बस यूनिट का ध्यान रखें कि उसने गीगा पास्कल पूछा है, जब आप मेगा पास्कल में निकालोगे तो 200 × 10⁻³ आएगा वो, फिर उसे गीगा पास्कल में कन्वर्ट करना होगा आपको। और रॉड ऑफ डायमेंशन इतना कैरिंग एट एक्सियल लोड टेंसाइल स्ट्रेस निकाल लो, लोड दिया है, एरिया दिया है, सिग्मा T सिग्मा इक्वल टू P अपॉन A। तो ये भी कुछ समस्या नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में, आंसर सीधा सीधा आपके सामने। चलो, और रॉड विद लेंथ, देखो ना कितने आ रखे हैं, कितने इजी क्वेश्चन, इसलिए अब ये कॉन्फिडेंस लेके चलना कि सोम में आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब जो है वो यही है कि सोम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, सीधे सीधे आपको आंसर जो है वो आ जाने चाहिए। अ थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स, अब ये प्रेशर वेसल शुरू हो गया हमारा, कितने क्वेश्चंस किए लगभग हमने, ठीक है, अभी चलते हैं, अभी लगभग हमें 30 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चंस के अराउंड 60-70 क्वेश्चंस जो है वो उतने ही लगभग वैरायटी है, तो 30 करते हैं, तो 30 सेशंस में करेंगे, हमारा पूरा हो जाएगा। चलिए, thin cylindrical pressure vessels of 500 mm dia is subjected to an internal pressure इतना, if the thickness of the vessel is इतना, the hoop stress। तो बच्चों hoop stress सबको पता है क्या होता है, PD/2T है ना। तो आपको देखो thin cylindrical pressure vessel 500 mm डाया दिया है, और लोड दिया है, इंटरनल प्रेशर जो दिया है वो 20 न्यूटन का दिया है, इनटू डाया 500 बताया हमने, ठीक है, 2 इंटू थिकनेस जो है वो 20 mm है। तो ये सब कुछ आपके सामने दिया है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व। हूप स्ट्रेस जो है वो कितना होगा, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट विल बी ए विल बी दी करेक्ट आंसर। तो सोम में बच्चों सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने एनालाइज किए हैं, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब आप अटकोगे तभी जब फॉर्मूला नहीं पता होगा, बाकी कोई समस्या ही नहीं।
व्हाट इज द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन अ बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड बी विच लोड पी अप्लाइड टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब देखो सिंपल, अभी स्क्वायर बार है जिसकी जो विड्थ है, साइड है, वो बी साइड है इसकी, ठीक है, उसके पे एक लोड लग रहा है P, वो लग रहा है 30 डिग्री पे, ओके, एट एन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो आपको पूछ रहा है द नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस इसमें कितना होगा? क्या कोई समस्या नजर आती है? कुछ भी नहीं। नॉर्मल स्ट्रेस किसके वजह से लेगा? जो यहाँ पे लगेगा स्ट्रेस, इसके वजह से। तो ये क्या है? P cos 30। पूरा कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बच्चे इसे भी सोचते हैं क्या पूछ दिया इसने। तो सिग्मा जो आपको निकालना है वो नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे वो निकालना है, वो है P cos 30 अपॉन एरिया जो है वो एरिया अपनी जगह पे रहेगा, दैट इज बी स्क्वायर। तो P cos 30 इज इक्वल टू √3/2, तो √3p/2b स्क्वायर, खत्म, दिस इज द आंसर। तो √3p/p अंदर नहीं आएगा, C विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? √3p/2b स्क्वायर। ये क्वेश्चंस में भी बच्चे गलत कर जाते हैं क्योंकि कोई जल्दबाजी में इसे टिक कर देता है, p अंडर रूट में ले लेता है। थोड़ा सा क्वेश्चन जब भी आसान लगे थोड़ा सा रुक के सोच समझ के, ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। A load of 20,000 kg applied to a brass cylinder 40 cm long and 10 cm in diameter cause the length to increase the 0.8 cm and the diameter Poisson ratio। तो वो जो सब कुछ दिया है उसने, Poisson ratio आपको निकालने को कह रहा है, कोई समस्या कुछ भी नहीं, वही लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, सेम चीज, कोई समस्या नहीं। कर चुके हम ये क्वेश्चन। डेल्टा d/d, डेल्टा l/l, वैल्यूज पुट करो, सब कुछ दिया है उसने, जस्ट सॉल्व इट एंड आंसर निकाल दीजिए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.025, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। elongation of a prismatic bar under its self weight is delta, ठीक है, under its self weight। देखो self weight क्वेश्चन अब जाके दिखा है कोई। with all its dimension become double when material remains same, what will the elongation of a new bar। अब वो कह रहा है कि कोई सेल्फ वेट है, डेल्टा एल इज इक्वल टू WL/2AE, उसका वेट जो है वो सेल्फ वेट की वजह से उसका जो डेल्टा है उसका elongation। तो कह रहा है जब हम सभी when all its dimension become double while material remains same, मटेरियल को सेम रहने दें, मतलब E को सेम रहने दें, बाकी सब डायमेंशंस को हम डबल कर दें, तो ऐसे केस में व्हाट विल बी द elongation ऑफ अ न्यू बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब देखो अगर आप इस फॉर्मूले से निकाल के जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी, आप L देखोगे कि यार L और A में डायमेंशन आ रही है, लेकिन वेट में भी तो डायमेंशन का फर्क पड़ेगा, इसलिए सिर्फ L और A देख के काम नहीं खुश होना है कि यार ये लगा दे। इसके लिए सही फॉर्मूला है ये वाला, डेल्टा इज इक्वल टू ρg_L²/2E, ये वाला सही फॉर्मूला है, नहीं तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि वेट जो है वो ρg नहीं है ना, इस वेट में वॉल्यूम आता है, मास इनटू ग्रेविटी। मास जो है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी है, और ρg अब यहां से हटा दो तो वॉल्यूम तो है ना, वॉल्यूम में भी तो डायमेंशन है, वॉल्यूम में डायमेंशन का क्यूब आता है। तो अगर डायमेंशन को आप डबल करोगे तो यहाँ पे भी डबल क्यूब करना पड़ेगा उसका, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला लोगे तो वेट को भी खोलना पड़ेगा, लेंथ भी पुट होगा और एरिया भी, क्योंकि यहाँ भी लेंथ का क्यूब है, मतलब डायमेंशंस का क्यूब है, ठीक है ना। तो इसीलिए अरे ये क्या हो गया, ओहो पावर कट, फाइल सेव, ठीक है बच्चों। तो उसको सॉल्व करोगे आप, उसका आंसर 4 आ रहा है, अब ये बंद ही हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसका आंसर वहां पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पावर कट यहाँ पे हो गया है, आई थिंक शायद बैकअप नहीं रहा होगा इन्वर्टर में, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं हमारा अगला सेशन, अगले MCQ इसी के आगे। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका वो क्या रहेगा? 4 रहेगा, क्लियर है, 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो दैट इज डी, जो आंसर दिया था वो डी विल बी द करेक्ट, ठीक है।